बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज की सुबह जो है सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे डेंगू के बारे में बात करके, क्योंकि मुझे लगता है ये अवेयरनेस जो है हम सबको होनी चाहिए। हम सब इसके बारे में जानते हैं, हमें पता है कि कोई ना कोई ऐसे इसके इश्यूज़ होते हैं जो कि आपकी जानलेवा जो है ना सिचुएशन बना देते हैं। तो ये क्या ऐसी गलतियाँ करते हैं, अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो कौन सी ऐसी हम फॉल्ट जो है सर अंजाम दे देते हैं जिसमें हमें समझ नहीं आता और हमारा ये हाल हो जाता है कि हम बिस्तर मर्ग तक पहुंच जाते हैं। तो डेंगू का कैसे ख्याल किया जा सकता है, इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, इसका पता कैसे चलता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इन सब के ऊपर बात करने के लिए हमने बुलाया यहाँ पे डॉक्टर आसिफ महमूद साहब को। तो स्पेशलिस्ट हैं एपिडेमिक में, तो आज बात करेंगे हमारे साथ डेंगू के टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है सर आपकी? सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डेंगू वायरस क्या है और ये कैसे फैलता है और ये क्यों होता है? डेंगू असल में एक वायरस से फैलने वाली डिज़ीज़ है। जैसे दूसरे वायरसेस होते हैं, इसी तरीके से डेंगू का वायरस जो है ये भी बहुत ख़तरनाक है और मस्कीटोज़ के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। तो इसकी 4 टाइप्स हैं, 4 सीरोटाइप्स हैं डेंगू वायरस की, जो कि इंसानों को डेंगू की बीमारी काज कर सकती हैं। अगर किसी शख्स को एक दफ़ा किसी एक डेंगू वायरस से डेंगू हो जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम उससे इम्यून होता है। नेचुरली उसकी जब वो ठीक हो जाता है बंदा, तो वो लाइफ टाइम इम्यून हो जाता है उस स्पेसिफिक डेंगू की किस्म से, डेंगू की सीरोटाइप से। लेकिन ऐसे शख्स को अगर दूसरी दफ़ा दूसरी सीरोटाइप से जब डेंगू होगा तो वो उसके लिए बहुत डेंजरस होता है, उसमें सीवियर सिम्पटम्स हो जाती हैं और हेमोरेजिक के सीन भी हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे अफराद जिनको डेंगू नहीं हुआ है उनको तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मस्कीटो से बचाव के लिए इक़दाम करें, क्योंकि ये मस्कीटो की बाइट के से ही ट्रांसमिट होता है। और जिन लोगों को पहले से डेंगू हो चुका है उनको अगर दोबारा डेंगू होता है तो वो उनको बहुत शदीद अलामत होती है। इसलिए ऐसे अफराद को डेंगू से और भी ज़्यादा बचाव करना चाहिए, मस्कीटो की बाइट से, और डेंगू जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ जाने से अवॉइड करना चाहिए। ये जो डेंगू बुखार की अलामात हैं वो क्या क्या हैं, कौन सी होती हैं? जी, डेंगू बुखार की जैसे कि इसका नाम से ही ज़ाहिर है बुखार, तो डेंगू की जो सबसे पहली जो अलामत है वो फ़ीवर है। हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, 101 102 तक चला जाता है टेम्परेचर। और बुखार के साथ जो है 2 3 4 और अलामत हो सकती हैं, जैसे बॉडी के अंदर, हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर बहुत शदीद पेन होता है, आँखों के पीछे पेन होता है, बॉडी के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस तरीके से कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको फ़ीवर है और आपके अंदर कोई भी 2 ऐसी इलामात जो फ्लू जैसी होती हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, वॉमिट हो सकता है, बॉडी के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होती है, वीकनेस होती है, इनमें से कोई भी अगर 2 सिम्पटम्स बुखार के साथ आपको हैं तो ये समझा जाता है कि आपको डेंगू हो सकता है, डेंगू की सस्पेक्ट हो सकते हैं आप लोग। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को या लोगों को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पे नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है, क्लिनिक है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो बेहतर है आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे डायग्नोसिस की कंप्लीट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अदरवाइज़ जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है नियरेस्ट आपका, आप उनसे कंटेक्ट करके ख़ुद से मेडिसिन जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि डेंगू का मसला उस वक्त ख़राब होता है जब लोग जो हैं ख़ुद से मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी सी जो मिस्टेक है, जब मेडिसिन मिसमैनेज होती है तो डेंगू जो है वो सीवियर सिचुएशन हो सकती है उसकी, जिससे ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। अच्छा, डेंगू का बुखार और आम बुखार में क्या फ़र्क होता है? आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको ये डेंगू का बुखार है? क्योंकि हरारत तो दोनों बुखार में होती है, बॉडी पेन भी कुछ लोगों को होता है, लथार्जिक भी होते हैं, तो ये सारी सिचुएशंस तो वही हो रही हैं। फिर डेंगू के बुखार का फ़र्क कैसे पता चलेगा? जी, जो सिम्टम्स डेंगू के बुखार की हैं और जो कॉमन कोल्ड है या जो आम बुखार है उसकी सिम्टम्स मोर और लेस मिलती जुलती हैं। लेकिन जो कॉमन बुखार है वो सिंपल, आप पैरासीटामोल की गोली खाते हैं 1 से 2 दिन में वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है और उसमें बॉडी में इतने ज़्यादा पेन्स नहीं होती। जो डेंगू का बुखार है ये 2 डेज़ तक अगर आपको नहीं बुखार ठीक हो रहा, आपने मेडिसिन खाई है, खुद से पैरासीटामोल ले ली है, डॉक्टर से मेडिसिन ले ली, 2 दिन तक बुखार जो है रूटीन का ठीक हो जाता है, तीसरे दिन आप नॉर्मल फील करते हैं। तो डेंगू फीवर में ये है कि बुखार जो है वो 2 दिन से आगे चलता है और आम मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता, और इसमें बॉडी में पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं जो कि रूटीन में आम फीवर में नहीं होती हैं।
तो ये इसकी स्पेसिफिक है कि डेंगू फीवर में आपकी बॉडी के अंदर पेन्स इस तरह से होती हैं, जैसे इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है, कि ऐसे लगता है जैसे किसी ने बोन्स को तोड़ दिया है, इतनी शदीद हड्डियों में पेन होती है दर्द। जी, इस तरीके से। फिर आंखों के पीछे पेन होती है। तो अच्छा। ये सिम्टम्स थोड़ी सी जो माइनर अटैक हो तो मिलती जुलती हैं आम फीवर से, लेकिन सेवेरिटी की तरफ जाएं तो ऐसी अलामात हैं जो आसानी से हाउस होल्ड में भी आप देख सकते हैं कि भाई आपको एक अब आपको रूटीन में जो फीवर होता है उससे आप डिफरेंट फील कर रहे हैं, कि रूटीन में आपको बुखार होता है, आप थोड़ी सी पैरासीटामोल लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें आप ठीक नहीं होते और आपको वीकनेस और पेन इतनी ज़्यादा फील होती है कि आपकी बॉडी आपको खुद बता रही कि ये समथिंग डिफरेंट है। ठीक है फ़ौरन सर, डॉक्टर आप हमारे साथ ही आगे और हम मज़ीद डेंगू के बारे में जानेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अगर आप को कोई ऐसा इशू है तो आप पूछ सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और हम डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, मलेरिया का भी जो बुखार होता है, ठीक है, उसका भी अब पता नहीं चलता कि ये डेंगू का बुखार है, मलेरिया का बुखार, इसका भी कैसे पता चलेगा? देखिए, रूटीन में तो मलेरिया बुखार और डेंगू का बुखार जो है या दूसरे सारे बुखार जो हैं उनकी जो इब्तदाई अलामत हैं वो तो एक जैसी मिलती जुलती हैं, लेकिन जैसे क्योंकि मलेरिया के बुखार में भी बॉडी में पेन होता है, प्रोसीड होती है तो फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। मलेरिया की बीमारी में पहले तो हम लोगों ने ये देखना है, लोगों को पता होना चाहिए कि मलेरिया बुनियादी तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा होता है। जो अर्बन एरियाज़ हैं जैसे लाहौर सिटी है, गुजरांवाला सिटी, फैसलाबाद, बिग सिटीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेंगू की डिसीज़ होती है। तो मेजर जो अलामात का डिफरेंस यही है कि मलेरिया के बुखार में आपको शिवरिंग होती है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, कपकपी तारी होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जबकि डेंगू के बुखार में सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, शिवरिंग भी नहीं होती, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस होती है और बॉडी के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है, आंखों के पीछे दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, आम शख्स शायद इसको आइडेंटिफाई ना कर सके, लेकिन जैसे ही आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फ़ौरन ही आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये डेंगू से रिलेटेड सिम्टम्स हैं या मलेरिया से रिलेटेड। अच्छा, अब ये जो मच्छर है इसकी मतलब किस तरीके से इसकी पहचान होगी? इसके कोई पर अलग से होते हैं, इसका कोई रंग अलग से होता है, इस मच्छर का साइज़ कोई अलग से होता है, ये कान में आके घूं घूं करता है, क्या करता है, मतलब इसकी पहचान कैसे होगी? जी, जो मस्कीटोज़ डेंगू फैलाते हैं इनका नाम एडिस मस्कीटो है। इनकी पहचान और दूसरे मच्छरों की पहचान जो है वो बहुत आसान है। सिंपल ये है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर जो हैं इनकी बॉडी के ऊपर सफ़ेद निशानात होते हैं, वाइट लाइंस होती हैं सर। एक वैसे बड़े टाइगर सर जो का पार्ट, आप मुझे बताएं, इतना सा मच्छर होता है, अब इतने से मच्छर को क्या हर बंदा टेलीस्कोप लेके घूम के उसके सफ़ेद निशान कैसे देखेगा? नहीं, बड़ी आसानी से नज़र आ जाता है। मस्कीटो जब आपको बाइट करती है, आप उसको थोड़ा सा देखते सर जैसे तो मेरे शर्ट पे ये वाइट वाइट ऐसे निशान है शीशे के काम हुए हैं, इसी तरह का कोई निशान होता है? जैसे आप देखें टाइगर की बॉडी के ऊपर सर्कल्स होते हैं ना, हाँ। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये जो डेंगू वाले मतलब मस्कीटो देखा जाए तो टाइगर शरॉफ होता है इसका मच्छर। दूसरा नाम ही टाइगर मस्कीटो है। अच्छा। तो बस बिल्कुल उस तरीके से वाइट स्पॉट्स जो हैं वो बड़ी आसानी से नज़र आ जाते हैं, उसमें किसी कोई माइक्रोस्कोप लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप जैसे ही मच्छर को देखते हैं आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर वाइट डॉट्स हैं। तो दूसरी इसकी जो एक और इसकी जो सिम्टम है, इररिस्पेक्टिव के इसकी शेप कैसी है, इसकी डेंगू वाले मस्कीटो जो हैं ये डे टाइम में बाइट करते हैं। तो जब अच्छा? आप किसी जगह के ऊपर ऑफिस में काम कर रहे हैं या बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको दिन के वक्त अगर मस्कीटो बाइट करती है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये डेंगू के एडिस मस्कीटोस हैं। ये दिन वाला फ़र्क पहली मरतबा डे सुना है। बाइटर्स हैं ये, जबकि जो मलेरिया वाले मच्छर हैं ये नाइट मस्कीटोस हैं। लेट नाइट जब सर आज से पहले ये बात किसी ने नहीं बताई तब बाइट करते कि डेंगू का जो डी वाला डेंगू होता है उसको डे टाइम पे ही काटता है, और ये जो दूसरा मच्छर है मलेरिया वाला ये वो आपको मिड नाइट में। स्पेशली जो मलेरिया के मस्कीटो पाकिस्तान में हैं ये मिड नाइट में, लेट नाइट 11-12 बजे के बाद जब हम डीप नाइट सोए तब बाइट करते हैं। अच्छा, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कितने होने चाहिए और कितने नहीं, कब खतरा होता है? तो प्लेटलेट्स अगर 1 लाख से आपके डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या वाइट ब्लड सेल्स जो है वो 5000 से कम हो जाते हैं, तो तब ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और ना ही प्लेटलेट्स की मैनेजमेंट खुद से लोगों ने आप करनी होती है। आम तो कोई सारी बंदा की सारी अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट होती है। नहीं, आम कोई बंदा चेक कराना चाहे तो टेस्ट करवा सकता है अपने प्लेटलेट्स के बारे में? प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल्स जो हैं किसी भी डिजीज़ में कम हो सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक डेंगू से रिलेटेड नहीं है, जितनी भी वायरस से रिलेटेड बीमारियाँ हैं उन सब में प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और दूसरी बहुत सी जो चीज़ें हैं ब्लड टेस्ट के अंदर वो हो सकती हैं सिमिलर।
तो ये तो एक डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है जब एक पेशेंट जिसको डेंगू की इब्तदाई अलामात हैं, जो पहले मैंने बात की कि फ़ीवर है उसको, जो कि आम पैरासीटामोल के साथ मैनेज नहीं हो रहा 1-2 दिन में, तो फिर आप डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर आपका CBC टेस्ट करवाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे कहते हैं, उसमें प्लेटलेट्स कम आते हैं तो वो फिर आपके फर्दर जो डेंगू के स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो करवा के उससे फिर कंफर्मेशन होती है। अच्छा, अब घर में एक फ़र्द को हो गया डेंगू, ठीक है, अब हमने क्या करना है? जो बाकी फ़र्द हैं उनसे उसको बचा के रखना है, उनके साथ नहीं बिठाना, खाना नहीं खिलाना, उसकी झूठी प्लेट में किसी को और को ऐसे खाना वाना, तो क्या उनको भी लग सकता है? क्योंकि ये क्या ऐसे फैल जाता है? सबसे पहले तो अगर किसी को डेंगू का शक है, क्योंकि खुद से तो आप कंफर्म नहीं कर सकते ना कि आपको डेंगू है, नहीं, आप पता चल गया कि है, अपने हॉस्पिटल लेके जाना, हाँ। वहाँ से कंफर्मेशन हो गई कि आपको डेंगू सर हो गया है। अब उसके बाद तो घर में क्या किसी को लग सकता है उससे? बिल्कुल खाने पीने से नहीं हो सकता, साथ बैठने से नहीं हो छूने सकता, से। आपस में इवन बेड शेयर करने से भी नहीं हो सकता। ये मस्कीटो बाइट से पहले फीमेल मस्कीटो एक बंदे को बाइट करेगी, उससे वायरस लेगी, या कहीं और पेशेंट से उसने वायरस लिया हुआ है तो वो फिर दूसरे बंदे को बाइट करेगी, तो तब ये डेंगू सर सपोज आपको डेंगू है, आपको एक मच्छर काट जाता है, ठीक है, वही मच्छर अगर मुझे भी काट जाता है तो क्या मुझे डेंगू होगा? सारे मच्छर नहीं, डेंगू का ख़ास एक स्पेसिफिक मस्कीटो है। वैसे तो मस्कीटोस की 3500 से ज़्यादा अकसाम हैं, उनमें से 2 ऐसी किस्में जो डेंगू की डिजीज़ काज कर सकती हैं। तो अगर वो नहीं सर, एक आम मच्छर ने, आप डेंगू के पेशेंट हैं, आपको किसी आम मच्छर ने काट लिया और वो मच्छर जो है वो मुझे बेचारी को काट ले, तो क्या अब आपका डेंगू मुझे लग जाएगा उस मच्छर के थ्रू जिस मच्छर को डेंगू जो है वो आम मच्छर जो है वो डेंगू काज नहीं कर सकता। अच्छा। जैसे बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो इंसानों को नहीं हो सकती, एनिमल्स को होती हैं। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि एक जो मस्कीटो है उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते ना। अगर दूसरे मच्छर डेंगू का वायरस जो है वो पिक कर लेंगे किसी पेशेंट से, तो उसके लिए जस्ट एक फूड है, वो उसमें डाइजेस्ट हो जाएगा, वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो वो मस्कीटो आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकती। सिर्फ एडीज़ मस्कीटो जो स्पेसिफिक हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है ना इसका एक, वो भी जो मस्कीटो है फौरी तौर पे उसने अगर मुझे बाइट किया है, डेंगू वाले मस्कीटो ने, एडीज़ ने, तो अगर आप अभी वो आपको दूसरे बंदे को बाइट कर लेगा तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जो एडीज़ मस्कीटो है उसकी बॉडी के अंदर भी 3 दिन से लेकर 8 दिन तक जो है ना एक साइकिल है जिसमें वायरस मच्छर की बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है, उसकी नस्ल में इजाफा होता है, वो फिर इस पोजीशन में आता है कि वो आगे ट्रांसमिट कर सकता है, फौरी तौर पे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये भी सुनने में आता है ना कि जैसे साफ़ पानी के ऊपर जो है ये डेंगू का मच्छर पैदा होता है, तो ये क्या सिलसिला है, इसके बारे में भी ज़रा बताओ। तो इसमें भी इस तरीके से है कि जो डेंगू फैलाने वाले मस्कीटोज़ हैं, एडीज़ मस्कीटोज़, ये इनको ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कहा जाता है कंटेनर ब्रीडर्स मस्कीटोज़, यानी जो घरों के अंदर छोटे छोटे से कंटेनर्स होते हैं, जैसे टॉयज़ पड़े होते हैं, कोई टूटे फूटे बर्तन पड़े हुए हैं, ये डेजर्ट कूलर्स आजकल चल रहे हैं, या कोई ऐसे छोटे छोटे पॉट्स जो घरों के अंदर फव्वारे लगे हुए हैं, तो इन जगहों के अंदर जो पानी जमा होता है, इनके अंदर डेंगू की मस्कीटो जो है आसानी से ब्रीड कर जाती है। इधर भी जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उधर भी? स्विमिंग पूल्स के अगर वो छोटे हैं और बंद हैं, यूज़ नहीं हो रहे, तो उनमें ब्रीड हो सकता है। लेकिन स्विमिंग पूल्स अगर उनमें क्लोरीनेशन हो रही है और रेगुलरली पानी चेंज हो रहा है तो फिर वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। मगर आप लोग तो ये कहते हैं ना कि साफ़ पानी में ही पैदा होता है, साफ़ पानी में ही बनता है। अब अगर स्विमिंग पूल का पानी रोज़ साफ़ कर देंगे तो वो तो और साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो हमने क्या स्विमिंग पूल के पानी को गंदा करना है पहले और फिर रख सकते हैं? साफ़ या गंदे की इतनी ज़्यादा बात नहीं है यहाँ पे। साफ़ पानी से मुराद ये है, जो साफ़ पानी कह रहे हैं, तो वो उससे ये उसकी बैकग्राउंड ये है, पड़ा हुआ पानी, हाँ जी, स्टेगनेंट वाटर हो और वो इतना टर्बिड ना हो। फॉर एग्जांपल अगर पानी की बेस के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आप ऊपर से देखना आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वो डर्टी वाटर है। अगर पानी के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है और आपको ऊपर से नज़र आ रही तो आप समझेंगे ये साफ़ पानी है। तो इन सब पानियों के अंदर डेंगू की मस्कीटो जो इजीली ब्रीड कर जाती है। इवन अगर थोड़ा बहुत गंदा पानी भी है तो उसमें भी ब्रीड कर जाती है। असल जो चीज़ है, पानी को हमने 1 वीक से ज़्यादा स्टेगनेंट नहीं होने देना। अगर पानी खड़ा रहेगा तो उसके अंदर मस्कीटो ब्रीड होगा। अगर आपने पानी को चेंज कर दिया, नया पानी आ गया, तो उसमें मस्कीटो अगर ब्रीड कर भी गया तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हमने पानी चेंज किया तो वो उससे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 2012, 13, 14 में गवर्नमेंट ने बड़े इक़दाम किए थे जब ये डेंगू फैला था। अब क्या काम कर रही है गवर्नमेंट? कोई ऐसी चीज़ जो है नहीं, आप हमारे साथ शेयर करें। मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ।
1995 से डेंगू जो है पाकिस्तान में आ गया था। 94-95 में डेंगू की एपिडेमिक हुई थी कराची में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डेंगू स्प्रेड आस्ता आस्ता स्प्रेड होता रहा और 2005 में लाहौर में पंजाब प्रोविंस में डेंगू के पेशेंट्स आना शुरू हो गए थे। जो डेंगू की फिर बड़ी एपिडेमिक आई 2011 में और फिर आगे ये एक दो साल छोड़ के फिर केसेस बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो 2011 में डेंगू का स्पेसिफिक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्केड्यूल किया, उसके SOPs बने, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एक प्रोग्राम स्केड्यूल हुआ। अब उस प्रोग्राम के अंडर इसमें ग्रेजुअली जो है ना वो बेहतरी भी आती गई, नई पोजीशंस भी क्रिएट हुई, एक्सपर्टीज़ भी आते गए, चीज़ें भी आती गई। तो ये प्रोग्राम अब इंडिपेंडेंटली चल रहा है और इस वक्त इस प्रोग्राम का जो स्पेसिफिक नाम है वो है एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब। इस प्रोग्राम में दो चीज़ें बेसिकली देखी जाती हैं। एक तो है पेशेंट जो डेंगू के पेशेंट्स हैं उनको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए। जितनी जल्दी पेशेंट डायग्नोज होगा उतने ही उसके सवियर होने के, उसकी मोर्टेलिटी होने के चांसेस तो कम ये हैं। जानलेवा भी साबित होता है। हाँ, जानलेवा भी हो सकता है अगर लेट हो जाए। अगर इन टाइम हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच जाता है तो वहाँ पे पेशेंट इजीली मैनेज हो जाता है, मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन लेस देन 1% चांसेस होते हैं अगर कोई सीवियर पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में आ गया। सर कोई एंड में अवेयरनेस मैसेज अगर देना चाहते हैं डेंगू के हवाले से तो प्लीज़ गो अहेड। डेंगू के हवाले से मेरा मैसेज सारी पब्लिक के लिए, सब लोगों के लिए, बहनों भाइयों के लिए यही है कि डेंगू की रिप्रोडक्शन, डेंगू का फैलाव तभी मुमकिन है जब हम अपने घरों में मच्छरों की पैदाइश को रोकें, मच्छरों को पैदा ना होने दें और ख़ुद को मस्कीटो बाइट से बचाएं। उसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले एक मैसेज दिया कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो अगर हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखेंगे, घरों के अंदर कहीं पानी जमा नहीं होने देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मस्कीटो हमारे घरों के अंदर पैदा नहीं होगा और फिर हम उसमें महफूज रहेंगे। अगर हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट हमारे घरों को आके पानी से साफ़ कर देगी, हमारी सैनिटेशन कर देगी, ये पॉसिबल नहीं है। ये ख़ुद ही हमने करना है कि अपने घरों को, अपने ऑफिस को, जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमने साफ़ सुथरा माहौल रखना है और पानी जमा नहीं होने देना। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा नाज़रीन, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, कल्चर है, जाहिर सी बात है, जो कि सिर्फ एक कल्चर है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम एक कंप्लीट फैमिली सिस्टम को जो है ना सपोर्ट नहीं करता। जॉइंट फैमिली, दिमाग में गौर से सुन लीजिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप बात करें अरब की, जो पुराने ज़माने में जो शादियां होती थी ना, तो उस वक्त वो फ़ौरन अपने बच्चों को अलहदा कर देते थे। उसी घर में या तो कोई दीवार कर देते हैं या फिर साथ ही किसी प्लॉट में कोई घर बना देते या किसी नेक्स्ट गली में, ताकि बेटा जो है वो माँ बाप के करीब भी रहे और वो अलहदा से अपनी एक फैमिली लाइफ जो है वो एंजॉय कर सके। मगर हमारे यहाँ पे ये जो इंडिया का कल्चर है ना, क्योंकि इंडिया का कल्चर जॉइंट फैमिली कल्चर है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उस इंडिया के कल्चर को यहाँ पर हमारे जो है ना लोगों ने फॉलो कर दिया और फिर हमने इसको इस्लाम से जोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने कहा ये तो हमारा इस्लाम कहता है। हमारा इस्लाम नहीं कहता, ठीक है। इस्लाम कहता है कि ये जो कपल है उनको अलहदा से रहना चाहिए और इस्लाम को यही पसंद है। अब जो सच है, जो हकीकत है, उसको मान लेना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे वहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसमें कभी किसी नंद ने कोई शिकायत कर दी, कभी सास की तरफ से कोई शिकायत आ गई, ठीक है। अब वो उसमें जो सिचुएशन होती है, छोटी छोटी बात पे झगड़े, शिकायतें, ठीक है, ऐसे मसले शुरू हो जाते हैं। अब मैं दूसरा पहलू भी डिस्कस करूंगी कि अगर आज के दौर में मियाँ बीवी अलग रह रहे हैं, जिसको इस्लाम भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मगर उसके बावजूद अगर चपकलिशें हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है, मसले हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो एक मसले की जो जड़ है वो सास, ससुर या नंद नहीं है। अब वो कपल आपस में ही लड़ के ना अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का जो मसला है वो कैसे सॉल्व हुआ, इनको ये देखना है कि किसकी तरफ से मसला आ रहा है, कहाँ सिचुएशनल चीज़ें जो हैं ख़राब हो रही हैं और इनको अब अपनी सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। उसके लिए कुछ टिप्स देने के लिए आज हमने तो ताहिरा रुबाब जो हैं उनको बुलाया, जो कि कपल थेरेपी पे महारत हासिल रखती हैं और बड़ी शादियां कामयाब करवा ली उन्होंने इसी चक्कर में, क्योंकि इनकी बात लोग मुझे लगता है बहुत आसानी से समझते हैं और इनको सुनते भी हैं। तो आज हमारे पास रुबाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबाब, ये जो सही कपल होता है, जैसे कहते हैं ओ वाह
बेस्ट केमिस्ट्री, पावर कपल, वो कैसे हमें देख के पता चलेगा? कैसे अच्छे हंसने मतलब खेलने वाले जो जोड़े होते हैं, खुशबाश दिख रहे हैं, कंपनी अच्छी है उनकी, उनके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है, तो बस ये खुशबाश है, ये कामयाब कपल है, हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं? बज़ाहिरी तो हम ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि हमें जो नज़र आ रहा होता है वही हम बिलीव करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सही भी तो नहीं दिखाते, घर में तो एक दूसरे का मुंह फाड़ के आए होते हैं और बाहर जो है ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं फिजा जो कि बाहर आपको इतने अच्छे, इतने फ्रेंडली नज़र आएंगे और जब आप उनकी लाइफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर नॉट इवन स्लीपिंग टुगेदर। वो एक घर में रहते हैं मगर एक बेड पे भी नहीं सोते, अलग अलग कमरों में सो रहे होंगे। सो ऐसा हो सकता है जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया, बट द पॉइंट इज जिसको हम कहते हैं कि ये एक पावर कपल है या ये एक ऐसा कपल है जो वाकई ही एक आइडियल कपल है जिस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हमें बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं जो पहले से ही अपने साथ भी सेट करने चाहिए कि एक तो शादी में ये जो हमने अब सोचना शुरू कर दिया ना या बहुत प्रमोट भी करना शुरू किया कि लड़ाइयाँ नहीं होती। नो प्लीज़, लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है विच इज़ नॉर्मल। हाँ, इवन बहन भाइयों में आ जाते हैं, माँ बाप में आ जाते हैं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट मतलब पहले से रेडी है। नहीं, ये याद रखना है कि आपने कि कभी इख्तलाफ हो सकता है मगर उस इख्तलाफ को हमने मैनेज कैसे करना है ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये सीखते ये हैं कि जी लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो है हमने लोगों को काफ़ी ये सिखाना शुरू किया हुआ कि सब ठीक हो जाता है। सब ठीक नहीं होता, एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। ये जो अलूजन्स हमने कुछ क्रिएट किए हैं ना, मैं समझती हूँ कि उससे बाहर निकलना चाहिए। ये ख्वाबों की दुनिया शायद गलती होती है रुबाब कि एक प्रॉब्लम ये लोग ठीक नहीं करते, हाँ। ठीक है, उसके ऊपर फिर और मजीद तो वो गार्बेज बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यूजुअली वो लोग जिनको हम अच्छे कपल्स कहते हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है फिजा, उनकी बातचीत आपस में बहुत ओपन होती है और वो हर टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरी बात जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो एक दूसरे को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी हज़ारों बाहर की दुनिया मेरी प्रायोरिटी और घर में मेरी बीवी बैठी हुई मेरा वेट कर रही है और मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। नो, वो एक दूसरे की प्रायोरिटी होते हैं। इसी तरह से उनकी बेड लाइफ बहुत अच्छी होती है, मतलब वो इस बारे में भी कम्युनिकेट करते हैं और इसको इम्प्रूव करने के ऊपर लगे रहते हैं। और उसके अलावा जो है रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है लोगों के सामने भी, और जब बेडरूम में होते हैं तब भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यस, इख्तलाफ राय हमेशा होता है मगर उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक पावर कपल बनाता है, कपल। और यही जब आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने घर के अंदर, मतलब इसको दिखा रहे होते हैं, बच्चे आपके देख रहे होते हैं, तो बच्चे भी आगे इसी तरह से ही देखते हैं कि माँ बाप एज कपल किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मोस्टली जो कपल्स हैं वो उसमें 35 साल की उम्र के बाद जो है ना मसले शुरू हो जाते हैं। एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद दोनों के कमरे अलग अलग होते हैं। बीवी मोस्टली तो बच्चों के साथ सोना शुरू कर देती है और मियाँ फिर ये कहता है कि मुझे भी जो है ना काम करना है, सुबह टाइम पे जाना है, बच्चों की आवाज़ आ रही है तो मुझे अपनी स्पेस चाहिए, अपना फ्रेंड टाइम, अपना मी टाइम ढूंढना शुरू कर देता है। तो मोस्टली जो आपकी बात है कि जो है ना 35 साल 40 साल के बाद जो है ना एक ही छत के नीचे रह के उनके कमरे अलग हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, डॉक्टर ताहिरा रबाब हमारे साथ मौजूद हैं। कपल थेरेपी के ऊपर बात कर रहे हैं हम, और मेरा सवाल ये था कि जो 35 से 40 साल की उम्र है उसमें मोस्टली जो कपल्स हैं वो एक रिश्ते में तो बंधे हुए होते हैं, एक छत के नीचे रह भी रहे होते हैं मगर एक कमरे में नहीं सो रहे होते हैं, अलग अलग सो रहे होते हैं। बीवी मोस्टली बच्चों के साथ सो रही होती है और मियाँ जो है वो बॉयज़ नाइट्स कर रहा होता है, अपना कहीं और जाके जो है ना कंपनी कर रहा होता है दोस्तों में, मगर उसका घर में बीवी के साथ कोई दिल नहीं लगता, बीवी का अपने मियाँ के साथ नहीं लगता, अपने बच्चों के साथ लगता है। तो ये सिचुएशन क्यों पैदा होती है ऐसे? बहुत इंपॉर्टेंट फिज़ा पॉइंट आपने उठाया है क्योंकि ये कपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये वो कपल हैं जिनको हम आज भी एडमायर करते हैं। मेरे माँ बाप को देखो ना, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हमारे माँ बाप को देखो ना, उन्होंने कैसी ज़िंदगी। ये वो माँ बाप हैं जो कि अब अपनी ज़िंदगी के उस टाइम के ऊपर अब हिट कर रहे हैं उन क्राइसिस को, ट्रॉमास को जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी लिव किया है। ये वो जनरेशन है जिन्होंने माँओं ने घर बसाए और सारी सेक्रीफाइसेस कर दी अपने बच्चों के लिए, ससुराल से मारें खाई, सारा कुछ किया और अल्टीमेटली उसने वो करवाहट और नफ़रत अपने हस्बैंड के लिए पाली जो कि सारी ज़िंदगी चलती रही। जब वो घर भी अलग हो गए, मतलब वो अलग अलग अब रहना शुरू हो गए, ससुराल से अलग हो गए, तब भी शी कुड नॉट लेट इट गो। वो जो मार धाड़ हुई, जो लड़ाइयाँ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हुए, आपको पता है बहुत ज़्यादा
अब से जो हमारी पिछली जनरेशन है उन्होंने बहुत सफ़र किया अपने ससुराल के अंदर, बहुत, इवन सास भी मार लेती है, देवर भी मार लेता है, नंदे भी उठ के मार लेती होती थी। तो वो नफ़रत जो है आज रिज़ल्ट की है इसके ऊपर कि ना बीवी शोहर की शक्ल देखने को तैयार है, ना शोहर बीवी के साथ। शोहर अब बेचारा पीछे पीछे फिरता है क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, मगर बीवी क्योंकि शी हैज़ सफ़र्ड अ लॉट, उसने बहुत ही ट्रॉमा जो है वो देखा, तो वो कहती है कि भैया मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे जवान हो गए। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, यहीं से बात शुरू करेंगे, ठीक है। हाय, इतनी सारी बातें की हैं, उसमें एक नई बात बीच में निकली है, वो ये कि जो सिंगल मदर होती हैं, ठीक है, रुबाब बता रही हैं कि जब उनके बच्चों की शादी, बेटे की शादी होती है तो वो जो है ना बर्दाश्त नहीं करती, उनसे ये चीज़ हज़म ही नहीं होती। अब क्या, क्यों हज़म नहीं होती, बताएंगे? बिल्कुल फिजा, जो अक्सर अब केसेस रिपोर्ट होते हैं ना क्लिनिक के ऊपर, तो जो सिंगल मदर्स होती हैं दे आर द वर्स्ट सास। मैं माजरत चाहती हूँ, बहुत सारी औरतों ने बहुत स्ट्रगल की होती है अपने बच्चों को पालने के लिए और बेटों को ख़ास तौर पे, मगर लेट मी टेल यू कि मैं वो रिपोर्ट कर रही हूँ जो मैं क्लिनिक के ऊपर देखती हूँ। अच्छा, वो वर्स्ट मदर्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया है और उन्होंने अपने बच्चों को अकेले पाला होता है और बहुत सर्दी गर्मी खुद देखी होती है, और जो उनका एक बेटा होता है उसको वो पोजेस करती हैं इस तरह से कि वो सारा कुछ है उनका। साइकोलॉजिकली मैं बता रही हूँ कि वो उसको अपनी पोजेशन में रखती हैं। अब जब वो शादी हो जाती है तो वो बहू बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। और लेट मी टेल यू, अगर मैं थोड़ा सा और इसको ओपनली बात करूँ तो एक्चुअली जो सिंगल मदर्स होती हैं जिनके बेटे होते हैं वो उनको बिल्कुल उनके साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इस बात को कहीं कोई गलत रंग ना दे दिया जाए, वो उन अपने बेटों को एक्चुअली कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे अपने हस्बैंड की जगह पे कंसीडर कर रही होती हैं साइकोलॉजिकली। दोबारा ये बात कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बातें तरोड़ मरोड़ के बयान करने का बड़ा फैशन है। तो वो अब जब उसके साथ जो है मतलब जब उसकी शादी हो जाती है तो शी इज़ लाइक कि वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती उस औरत को जो उसके घर आई होती है, और उसको बड़े आराम से ये कह भी देगी कि तुम कौन होती हो, ये तो मेरा बेटा है, तुम इसको कहाँ से लाई हो। मतलब वो इस तरह की लड़ाइयाँ करेगी जहाँ पे उसकी पोजीशन नज़र आएगी। और दूसरा, और जो एक और चीज़ है, बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं जहाँ पे सिंगल मदर जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में आके सोने की कोशिश करेगी और सोती हैं, अपनी चारपाई उनके साथ बिछा लेंगी, उनके बेड के दरमियान में, मियाँ बीवी के दरमियान में सो जाएंगी, जो कि इस्लामिकली, सोशली, मॉरली, इखलाकी, हर तरह से ही एक ऐसी चीज़ है कि आप छोड़ दें, क्या बात है। एक केस रिपोर्ट करूँगी, एक साइकोलॉजिस्ट थी मेरी ट्रेनिंग, तो वो मेरे पास आई तो 6 महीने के बाद शक्ल उतरी हुई। अक्सर आप देखेंगे कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको रंग रूप आता है शादी के बाद, कुछ ज़्यादातर औरतें वो होती हैं जो मरने वाली हो जाती हैं शादी के बाद। क्यों भाई, आपने चीज़ें जो सोची हुई थी वो उस तरह की थी ही नहीं। अब शी सेड, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, इस तरह की शक्ल क्यों बनाई हुई है, अभी तो 6 महीने हुए शादी को। शी सेड, मैडम मैं क्या बताऊं कि अभी तक 6 महीनों में मैं और मेरे हस्बैंड आराम से हम अपने बेडरूम में सो नहीं सके। अच्छा, बस लाइक अच्छा क्या हुआ है? शी सेड कि रोज़ाना हमारी सास जब हमारे सोने का टाइम होता है हमारे बीच में आके सोती हैं। जबकि इस्लाम ये कहता है कि जो सिंगल मदर्स हैं, जो सिंगल औरतें हैं, उनको फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए, कोई अच्छा रिश्ता कर लें, जो डिवोर्स हो या कोई भी हो। इस्लाम तो ये कहता है कि उनको फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब इस बात की प्ली लेती है, हमने अपनी जवानी आप लोगों के ऊपर रोल दी है। आपने जवानी अपनी इसलिए रोली कि आपने चूज़ किया है। ये जो एक दूसरे के ऊपर एहसान जताने वाले रवैये हैं ना, मतलब माँ बाप जो है वो माएँ इस तरह से कि हमने अपनी जवानी आप लोगों के ऊपर, यस आपने जवानी बिल्कुल रोली है, हम उसकी बड़ी कदर करते हैं, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, मगर आपने चूज़ किया था ये कि आप अपने बच्चों के साथ रहेंगी। उसका खैराज आप अपने बच्चों से वसूल नहीं कर सकती इस तरह के रवैये करके। अच्छा, आप ये जो कपल डिस्टर्ब हो रहा है, एक तो इस तरीके के फैमिली कुछ एक्ट्स की वजह से भी, अब इन सिचुएशंस में जो बेटा है उसको क्या एक्ट करना चाहिए? क्या इन सिचुएशंस में बेटा इतना ममाज बॉय होता है ना कि वो अपनी बीवी के लिए कहीं कोई स्टैंड नहीं लेता। उसको लगता है कि उसकी माँ दुनिया की मजलूम तरीन औरत है और उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके सामने ज्यादती हो रही होगी, सबके सामने बिठा के बीवी को जलील किया जा रहा होगा पूरे ख़ानदान के सामने। हस्बैंड कभी भी स्टेप नहीं लेता। हस्बैंड का जो करने की ज़रूरत है ना, देखें शोहरों को अपनी बीवी को दुनिया से बाद में बचाने की ज़रूरत होती है, सबसे पहले अपने घर वालों से बचाने की ज़रूरत होती है। वो जो सारी ज़्यादतियाँ उसके साथ हो रही हैं, जो उसकी तजलील हो रही है सबके सामने, पूरे ख़ानदान का जो बोझ उसके अकेली के ऊपर डाल दिया जाता है, उसको बात के ऊपर जलील किया जाता है, और उसको इवन ये भी कहा जाता है कि ये मेरा बेटा है, तुम अपना शोहर कहाँ से लेके आई हो। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर ही नीड्स टू टेक स्टैंड।
उसको ये बताने की ज़रूरत है कि भाई ये मेरी बीवी है, अच्छा इसका इक्वल राइट है इस घर के अंदर। कोई ऐसी सिचुएशंस जिस पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा जोर डालना चाह रही हूँ, फोकस करवाना चाह रही हूँ आपको, कि अगर कोई ऐसे कपल्स जो अलग रहते हैं, उनका कोई ससुराल से, किसी रिश्तों से, लोगों से लेन देन ही कोई नहीं, अब उस सिचुएशन में भी जो झगड़े हो रहे हैं, उसमें आपस में कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए, ठीक किया जाए? वो जो आप कुछ थेरेपीज कहती हैं, वो किन सिचुएशंस में होती हैं, कौन सी होती हैं? हाँ, वो ये तो अभी जो सारी सिचुएशंस हमने बताई, इन सारी सिचुएशंस में थेरेपी होती है। दूसरी जो सिचुएशन है जब कपल्स दोनों अकेले रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स अब उन दोनों के इख्तलाफात जो हैं वो आ रहे हैं, और वो दोनों के इख्तलाफात क्या हैं? टाइमिंग के इख्तलाफात हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को जो पूरा करने की बात है वो है, और एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, वो जो एलिमेंट्स में 3-4 ये वाली चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती, या फिर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जो हैं वो आते हैं। यस फिज़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई है, अक्सर लड़कियां जो हैं अभी भी अपने घर की, ससुराल की हर बात अपनी माँ को बताना अपना फ़र्ज समझती होंगी, और ईची बीची अपने ख़ानदान को बताती हैं, विच इज़ रियली बैड। कल को मियाँ बीवी का ताल्लुक ठीक हो जाता है, मगर आपके शोहर का जो इमेज आप अपने माँ बाप के सामने क्रिएट करें, अपने बहन भाइयों के सामने क्रिएट करें, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो उसकी इज़्ज़त कभी नहीं करेंगे अगर आपने अपने शोहर के बारे में कोई बुराई की है। ये जो सिंगल कपल्स रह रहे होते हैं, वहाँ पर ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि लड़की जो है वो ज़्यादातर अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, अपने घर के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। जब वो अकेले रहना शुरू होती है तो ज़्यादा उसका कनेक्शन अपने माँ बाप की तरफ जो है वो होना शुरू हो जाता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती, विच ब्रिंग्स प्रॉब्लम अ लॉट ऑफ। हाँ, अब जो है, अब आपने जब इस तरह के इख्तलाफात आ जाते हैं आपके, आप एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, थोड़े थोड़े रवैये ट्वीक करने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली बात पता क्या है, जहर जो है ना वो शादी के पहले दिन से शुरू हो जाता है, जो आपके अलग होने के ऊपर भी आपके साथ चलता रहता है, और औरतें जल्दी लेट गो नहीं करती उन चीज़ों को, वो उन्हीं इमोशनल ट्रॉमास में रहती हैं। और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि हस्बैंड भी उस चीज़ का एक प्रॉपर जवाब नहीं देते अपनी बीवी को। वो जो बार बार उसको कहती है कि यार तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ये किया, वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते, उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये गलत हुआ है, बट लेट इट गो, अब आगे चलते हैं, मैं समझता हूँ कि तुमने बड़ी तकलीफ देखी। ये बात कहना तो बंदे के लिए नागवार सी, उसको समझ ही नहीं आती कि वो करे क्या, वो बस उसकी बात यहाँ सुन लेता है, उसको कहेगा तुमने क्या हर वक्त एक ही रोना डाला होता है। येस, पैस्ट जो है वो पैस्ट होता है, आपने इसको छोड़ के आगे जाना होता है। अपने हस्बैंड और वाइफ आपस में अगर कुछ चीज़ों को सेट कर लें, मतलब हर बात जो इख्तलाफ हो रहा है आपने उसको डिस्कशन के ऊपर लेके जाना है। ओवरनाइट टाइप की आपकी लड़ाई जो है वो नहीं रहेगी। लड़ाई होने की सूरत में बातचीत तब भी बंद नहीं होगी, खाना पीना आपने खाना ही खाना है। आपको समझना ये है कि आपका हस्बैंड कब आपको निगलेक्ट कर रहा है, क्या वो वाकई ही बिज़ी है। अगर वो वाकई ही बिज़ी है तो आपने उसकी तरफ सपोर्टिव होना है। और अगर आपकी वाइफ जो है वो आपसे कुछ चीज़ों के बारे में सवाल कर रही है, कुछ जवाबात चाहती है, कोई अपनी इमोशनल चीज़ों को शेयर करना चाहती है, प्लीज़ एड्रेस दैट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो एड्रेस नहीं कर रहे तो आप फिर उसके अंदर वो जो एक जहर है वो पकाते जा रहे हैं। बीवियों को बड़ा ज़रूरी है कि अपने हस्बैंड की फ़िज़िकल नीड्स को ख़ास तौर पे पूरा करें। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की वन ऑफ द मेजर रीज़न, और शायद मैं कुछ दिनों बाद ये कह दूँ द ओनली रीज़न, लेकिन अभी तक वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है वो बीवी का अपने हस्बैंड की फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करना ना है, और शोहर का अपनी बीवी की इमोशनल नीड्स को पूरा ना करना है। बीवी अपनी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और नरम लहजे के लिए घर से बाहर जाती है और जगह इन्वॉल्व होती है, और शोहर जो है वो अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए कहीं और इन्वॉल्व होता है। अगर लेट्स से हम दो लोग साथ रह रहे हैं, मैंने तुम्हें अपनी ज़रूरत बता दी, तुमने मुझे अपनी ज़रूरत बता दी, तुम ये क्यों नहीं कर सकती या कर सकते कि तुम मुझे मेरे तरीके से प्यार कर लो। तुमने प्यार तो मुझे करना ही करना है, मेरे तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता, जो मैं बता भी रही हूँ या बता भी रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा अपने हस्बैंड वाइफ को अपनी प्रायोरिटी बना लें, इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बना लें, जो कि प्रायोरिटी है, बच्चे बाद में हैं, माँ बाप बाद में है, ख़ानदान सबसे बाद में है, आपका शोहर और आपकी बीवी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपकी ज़िंदगी उस इंसान के साथ चलनी है। प्लीज़ चूज़ योर पार्टनर ऑल द टाइम, एवरी टाइम। जब भी आपको कोई डिसीजन, आपने हमेशा अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, अपनी फैमिली पे, अपने पार्टनर को चूज़ करना है। ये उसका हक है, ये आपको एहसान नहीं करे उसके ऊपर। मेरी एक बहन है ना, तो उनके मियाँ जो है अगर बच्चों को ज़्यादा टाइम देते तो मियाँ का मुंह बन जाता है कि मुझसे बात नहीं की, मुझसे, मैं बैठा हुआ हूँ। और उनका तो दिल वैसे भी नहीं लगता, तो वो काम पे भी जाते तो फ़ोन करते रहते हैं। मैं बार बार बताती हूँ, मेरे ऐसे एक बहनोई है, मेरी बहन के आशिक है, तो बहुत अच्छी आगे बात पीछे है, आलू दो होने आलू चाहिए।
और आपकी बहन को भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देना चाहिए कि वो भी उनकी आशिक है, वो पूरी भी की ऐसे पूरी। तो बस ऐसे वो लगता है they would अभी be loving, तो उनके बीच में कौन तीसरा आ बच्चे सकेगा? जवान हो रहे हैं, डॉक्टर बनने, तो उनका अफेयर अभी तक खत्म नहीं हो रहा। अच्छी बात थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने डिस्कस किया। मुझे लगता है ये वो टॉपिक है जिसको हम बार बार जब डिस्कस करेंगे तो उससे अवेयरनेस फैलेगी, और हम चाहते हैं जो रिश्ते हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा उनका, उनकी बाउंडिंग अच्छी हो। तो इसी वजह से हो सकती है कि जब आप इस तरह के कुछ शोज़ देखें, कुछ इस तरह की गाइडलाइंस लें अपनी लाइफ में, सो दैट आप अपने ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हमारे पास ज़बरदस्त डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ठीक है। तमाम बीमारियों का इलाज जो है एक्सरसाइज के ज़रिए करवाते हैं और बताते हैं, इसलिए जो पेशेंट्स हैं लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए आज हमने इनको मदऊ किया कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, क्या इनके लिए भी कोई एक्सरसाइजेज़ होती हैं या नहीं होती। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, तो क्या वो एक्सरसाइज करेगा, उसका ब्लड प्रेशर, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई मज़ीद उसका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी अपना कोई केस पूछना है, कोई मसला पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर सलमान हमारे साथ रहेंगे। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर होता है, लो डाउन जो भी, इसके पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? इसके लिए भी कोई फिजियोथेरेपी होती है? जी जी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। सबसे पहले ये समझें कि जो ब्लड प्रेशर है इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, और ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। यानी कि ये हमारे लाइफस्टाइल की ख़राबी की वजह से खुराक में, रूटीन में, एक्टिविटी में कुछ कमी ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर के नॉर्मली शुरुआत में सिम्टम नहीं होते। आम तौर पे देखा जाता है कि लोगों को जब बीपी उनका ज़्यादा हाई रहना शुरू हो जाता है, उसकी अलामतें ज़ाहिर होती हैं, वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक देर बहुत हो जाती है, उसको फिर लाइफ टाइम के लिए दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाए तो इसको सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल और कुछ एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। तो ये कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो रेकमेंड होती हैं? इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो मैं आपको 2-4 एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि फौरी तौर पे दवाई से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपका ब्लड प्रेशर कमी की तरफ ले आएंगी। सर, कोई अगर दवाई खा रहा है ऑलरेडी, ठीक है, ब्लड प्रेशर की, तो क्या उसके साथ भी इस तरह की एक्सरसाइजेज कर सकता है? दवाई अगर आपको एक दफ़ा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है तो उसको कम करना या छुड़वाना ये डॉक्टर का ही काम है। हमने खुद से कभी भी मेडिसिन नहीं चेंज करनी, लेकिन हम कुछ एक्सरसाइजेस के ज़रिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन के कुछ स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि 98% तक ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही मैनेज कर लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। और हर उम्र का जो फ़र्द है वो इस थेरेपी के साथ जो है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है? हर एज ग्रुप के पेशेंट, आया कि वो 65 साल के हैं, 80 साल के हैं, या अभी उनकी उम्र 30 साल है, ये सब के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। मगर ये तो नहीं होगा कि अगर एक टाइम पे ब्लड प्रेशर हाई हो गया और अगर हम फ़ौरन एक्सरसाइज शुरू कर दें तो उससे दिल की धड़कन जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि तेज़ हो जाएगी, फिर अगर तेज़ हो गई तो फिर ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा? इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं। ये जो एक्सरसाइजेज हैं, एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें सांस चढ़ता है, ज़ोर लगता है, उसके अंदर हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, और वो आप उसको रेफ़र कर रही हैं इस चीज़ के साथ। लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, ये हमारे एक तो जो हार्ट बीट आपकी तेज़ है उसको रिलैक्स करती है, हमारा ब्लड प्रेशर कमी की तरफ रहता है, और आपकी जो है खून की शरियानों के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम रहता है, आपको ज़ोर कम लगता है। इसमें बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं। और कहते ये भी नहीं कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो आँखों को अगर हम स्पेसिफिक तरीके से अगर मलना शुरू कर दें तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, कुछ इस तरह की जो बातें सुनने में आती हैं, तो ये है इस तरह की रिलैक्सेशन टिप्स होती हैं, कुछ लोगों के लिए काम करती हैं, कुछ के लिए नहीं करती। इसके ऊपर इतना साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है। ये जो छोटी छोटी टिप्स के ऊपर कुछ एक्ो प्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, उसे दबाओ तो वो ठीक हो जाते हैं, कुछ रिंग्स आ रही हैं वो पहनो, कुछ पॉइंट्स दबाओ वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बैक डाटा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको साइंस मानती है, तस्लीम करती है, और वो कुछ ऐसे टिप्स हैं आप आराम से बैठे बैठे आपको फौरी तौर पर अगर फ़र्ज़ करें सडन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कुछ ऐसी टिप्स हैं आप फौरी तौर पे कम कर सकते हैं अपने बीपी को। कैसे कम कर सकते हैं, इसको कहते हैं नेज़ल एक्सरसाइजेज, नेज़ल ब्रीदिंग।
नॉर्मली देखा जाता है हम सांस मुंह से ले रहे होते हैं, बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो नॉर्मली है ही यही ऐसे तरीका, ही। लेकिन ये तरीका गलत है। सांस लेने का सही तरीका ये है कि अल्लाह ने सांस लेने के लिए नाक को बनाया है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ती है और हमारी खून की शरेयानें नरम रहती हैं। अब ब्लड प्रेशर को फ़र्ज़ करें किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, नॉर्मली लोग टोटके करते हैं, कोई बोतल पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पाँव बाल्टी में डबो रहा है, डिफरेंट किस्म के टिप्स लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो सबसे हाईली इफ़ेक्टिव मेथड है इसको कहते हैं 4-7-8 मेथड। इसमें क्या होता है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, पैनिक अटैक आ रहा है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट ये वाली एक्टिविटी कर लेनी है। दवाई का असर बाद में होता है। इस तरह की ब्रीदिंग आपको पहले फ़ायदा दे देती है। अब मैं आपको एक्टिविटी अभी पूछती हूँ, मगर मुझे ये भी बता दें, अगर कोई साइनस का पेशेंट है या किसी की नाक बंद रहती है नोजल्स उसको मसले में, तो फिर क्या वो उसको ये ब्लड प्रेशर का मसला रहेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को साइनस का इशू है। जब सो जाते हैं कुछ लोगों को, जैसे स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, वो रात को सोते वक्त मुंह से जो है ना सांस लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो खराटे बनते हैं। तो अब ये वाले जो लोग हैं, तो इनको ब्लड प्रेशर का मसला रहेगा क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है रहेगा, लेकिन अगर वो अपने ये जो हमें खराटे वगैरह आते हैं, ये एक हैबिट डेवलप हुई होती है कि हम मुंह से सांस ज़्यादा लेते हैं, बचपन से हैबिट डेवलप हुई होती है। अगर आप किसी के चेहरे को देखें ना, आपको फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे की सिमेट्री से पता चल जाता है कि ये शख्स आया कि नेज़ल ब्रीदर है कि माउथ ब्रीदर है। और वो जो लंबे लंबे सांस लेते हैं, ठीक है, उससे क्या बेहतर रहता है ब्लड प्रेशर? लंबे लंबे सांस लेना ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और यही सबसे इफेक्टिव मेथड है। अगर आप सही तरीके से इसे परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे इफेक्टिव मेथड है आपके ब्लड प्रेशर को। सर हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम ज़रा आते हैं कुछ एक्सरसाइजेज जो आपकी थेरेपीज है उनको हम डिस्कस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। अब अगर आपका भी कोई ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा या कोई ऐसे जो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं रहता और आप पूछना चाहते हैं कोई ऐसी एक्सरसाइज थेरेपी, तो कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल करते हैं आपको। डॉक्टर सलमान हमारे साथ हैं। टेक अ ब्रेक। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई या लो, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी थेरेपीज़ होती हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? डॉक्टर सलमान आइए जी, मैदान में या बैठ के? अच्छा, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है ये बैठ के करने वाली है। अब ये उन लोगों के लिए, वैसे तो सबको करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि फौरी तौर पे बीपी को कम करना चाहते हैं। होता है ना, कई दफ़ा कोई टेंशन हुई, एंजाइटी आ गई, बीपी बढ़ गया, उसको फौरी तौर पे कम करने के लिए बजाय कि आप टोटका करें, ये एक्सरसाइज करें, आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज इट? इसको कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इसका नाम है 4-7-8 मेथड। आपने क्या करना है, सांस लेना नाक से, 4 सेकंड आपको लगने चाहिए नाक से सांस अंदर खींचते हुए, यानी कि 4 सेकंड में आपने सांस अंदर खींचना है। एक दफा आपने सांस अंदर खींच अलग अलग नोजल से? नहीं, इकट्ठे सांस नाक से अंदर खींचना है। अब 4 सेकंड हो गए, इसके बाद आपने 7 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोक के रखना है, बाहर नहीं निकालना। 7 सेकंड के बाद आपको 8 सेकंड लगने चाहिए सांस बाहर निकालने में, नाक से स्लो स्लो बाहर निकालना, 8 सेकंड लगने चाहिए। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे इसको, 1 मिनट अगर आप इस तरह सांस लेंगे तो 1 मिनट में आपने कितनी दफा इनहेल किया? मैं दोबारा करती हूँ, कैमरे पे आप सब बोलिएगा, मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है? चले। 4 सेकंड अंदर खींचना सांस, मेरे पे कैमरा रखें। हाँ, 3, 4। अब आपने 7 सेकंड तक रोक के रखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकंड लेने हैं बाहर निकालने में नाक से। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। अच्छा, जैसे ही आपने दूसरे मिनट, सेट्स हो जाएंगे सांस एक मिनट के अंदर 3 दफा आप सांस ले सकते हैं बस। ओके। क्योंकि इस तरह सांस लेने में 19 सेकंड लग रहे हैं आपको, 4, 7, 8, 19 सेकंड लग रहे हैं आपको। तो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 3 सांस लेंगे और 5 मिनट के अंदर सिर्फ 15 दफा आप सांस लेंगे। लेकिन इससे हो ये रहा है कि आपका एक तो नर्वस सिस्टम फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएगा। एंजाइटी है, टेंशन है, पैनिक अटैक आ रहा है, पसीना आ रहा है, फौरी तौर पे एक्सरसाइज करें बगैर किसी दवाई के, फौरी तौर पे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा।
आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएगा। हार्ट बीट तेज़ है, फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रीदिंग मेथड से। असूलन चाहिए ये हर किसी को जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको नहीं है, इस तरीके से दिन में 2 दफ़ा सुबह उठते साथ और रात को सोने से पहले ये करें। अगर तो आप सोने से पहले ये कर लेते हैं ना, आपको इस कदर गहरी नींद आएगी कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पुरसकून हालत में आप सोएंगे। क्योंकि इससे होता क्या है अंदर, क्या इससे होता ये है कि जब हम सांस लेते हैं ना नाक से, एक नाइट्रिक ऑक्साइड नामी केमिकल होता है, वो हमारा जिस्म बनाता है, जिसकी वजह से हमारी खून की शरेयानें नरम हो जाती हैं। इसके बाद हमारे जिस्म में इस तरह सांस लेने से जो हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं वो ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक रहती है। उस ऑक्सीजन से हमारा जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को जलाता है। 80% ऑक्सीजन हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। दिमाग को ऑक्सीजन नॉर्मल हालत से ज़्यादा मिलती है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट बीट का तेज़ रहना, ये सारे मसाइल फौरी तौर पे कम हो जाते हैं। दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव ये है, जितनी देर तक आपने दवाई खानी है उसका असर होना है, उतनी देर से पहले इसने जान आपकी छुड़वा देनी है हाई ब्लड प्रेशर से। लेकिन ये टेम्परेरी है। इसको परमानेंट रखने के लिए आपको एक तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, ये उसकी रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती। वो जो एक तो रेगुलर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आप लेते रहेंगे। ये नहीं है कि आपने इसके चक्करों में अपनी मेडिसिन छोड़ दी और जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। आपने मेडिसिन नहीं छोड़नी, जो डॉक्टर ने दी है वो लेते रहना है। इसका मकसद ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वक्ती तौर पे जो बढ़ गया वो मैनेज रहेगा और लॉन्ग टर्म करने से आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज, अब ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं ये ओवरऑल फिटनेस के लिए हैं और रिसर्च ने ये प्रूव किया कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, टोटल 3 के एक्सरसाइजेज हैं ये, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका 98% तक ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा सिर्फ इन एक्सरसाइजेज से। अब सबसे पहले आपने करना है ये, इसको कहते हैं स्क्वाट्स। एक्सरसाइजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई कार्डियो करता है, कोई जिम करता है, वेट ट्रेनिंग करता है, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अंदर होता ये है कि हमारे जोड़ों पे प्रेशर भी कम से कम रहता है और हमारे पट्टे मजबूत रहते हैं। आम आपने देखा होगा कि स्क्वाट्स लोग इस तरह लगाते हैं, गिनते हैं 10, 15, 20 जितने लगाने। जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्वाट लगाएं, लेकिन आइसोमेट्रिक तरीके से। मतलब आपने पाँव खोले थोड़े से, अब आपने हाथ सीधे किए, जितना आपसे बैठा जाता है बैठेंगे और इस पोजीशन में किसी चीज पे भी बैठ सकते हैं, किसी चीज पे नहीं, हवा में रहना। मैं इसके ऊपर किसी चीज के ऊपर मैं इसलिए बैठा हूँ कि अगर मेरा बैलेंस खराब हो, घुटनों में दर्द है, तो आपको टेक मिल सके। आपने 10 सेकंड तक इधर रोक के रखना है खुद को, 10 सेकंड हो गए फिर सीधा हो जाना है, फिर दोबारा 10 सेकंड तक रोक के रखना है। इसमें जो असल वर्जिश है ना वो रोक के रखने में। जब आप रोक के रखेंगे तो हमारे मसल टाइट होते हैं, इसको आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। रोक के रखा फिर सीधा हो गया। जिन लोगों को घुटने में दर्द है, रोक नहीं सकते, वो किसी दीवार के साथ, फर्ज करें ये दीवार है, वो दीवार के साथ इस अंदाज में भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे ऐसे हाथ बांध लें, ऐसे कर लें, दीवार के साथ खड़े, पीछे नीचे मेरे कुछ नहीं लगा हुआ है, मैं हवा ये वाली अगर दीवार के साथ वाली एक्सरसाइज है ये समझ नहीं आ रही, बाकी वो तो आ गई है। अब जैसे किसी की एज भी है, अब उनको एक्सरसाइज की ये वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे मसल स्क्वाट में आपको पता पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये आपको पता है जिनको क्रैम्प्स है, तकलीफ है, सबसे ज़्यादा इधर प्रेशर आएगा। तो अब वो किस तरीके से करे, कोई बुजुर्ग औरतें, अफराद, वो अगर यही वाली एक्सरसाइज करे, बिल्कुल तो दीवार के साथ आपने कहा लग जाओ, ये समझो दीवार है, पूरी दीवार है। सर आप इधर आ जाइए, दीवार इधर, इसको यूज़ कर लें। चले इस पिलर को यूज़ कर लें। हाँ, आप इसको यूज़ करके बता दें, कैमरा कीजिएगा जी। अच्छा, आपने किसी भी दीवार के साथ इस पोजीशन पे आ जाना, ये अच्छा पूरी दीवार से टेक, पूरी दीवार के साथ आपने टेक लगा ली। अब जिन लोगों के तो घुटने मजबूत हैं, वो नीचे तक रह सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल तक रह के ऐसे खड़े हो जाएंगे। जो लोग बुजुर्ग हैं, वेट ज्यादा है, घुटनों में दर्द है, वो नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा इधर कर लें बस। हल्के से घुटने बेंड आ रहे हैं, घुटने में प्रेशर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। कमर दर्द, हिप पेन, घुटने की दर्द, सबसे आइडियल एक्सरसाइज ये है। लेकिन इधर अपने आप को जो दीवार के साथ कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रोक के रखेंगे, फिर सीधा। सर ये पूरा करके दिखा दें एक बार। इस तरह दीवार के साथ खड़े हुए पूरा इधर नीचे आप कर सकते हैं, 1 मिनट तक रोक के रखें। अगर फर्ज करें वजन ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर करके कर लें। दर्द हो रही है, आपने 30 सेकंड किया, थक गए, कोई मसला नहीं, खड़े हुए, सांस लें, दोबारा से कर लें। अच्छा, ऐसे वक्फा ले सकते हैं, मसला कोई नहीं, समझ गई। इससे आपके घुटनों की दर्द कभी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता घुटने मजबूत रहेंगे, ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम होगा। और जो इसमें मेन की है, नाक से सांस लेते रहना। अच्छा, नाक से खींचना है, इन बिटवीन सांस का सिस्टम, सांस लेते रहना है। अच्छा, और नाक से लेना है, नाक से खींचना है, नाक से बाहर निकालना है। क्योंकि मेन की इसमें नाक से सांस लेना है। हम मोस्टली तो नाक से लेके तो मुंह से ऐसे सांस को जो है ना मुंह से निकाल सकते हैं, मगर आप कह रहे नाक से और नाक से बाहर। एक्सरसाइज के दरमियान सिर्फ नाक से सांस लेना, नाक से बाहर निकालना है।
ठीक ये है। पहली एक्सरसाइज है ठीक हमारी। है सर, ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताइए एक और, ये भी दोनों नोट कर लीजिए, मगर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मज़ीद एक्सरसाइज यहाँ पर करके दिखाएंगे डॉक्टर सलमान। ज़बरदस्त यहाँ पर मज़े की एक्सरसाइजेज हमें बताई गई हैं। ब्लड प्रेशर के लिए कुछ डाइट का भी बता दीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? अगर ब्लड प्रेशर में नमक, अंडा, ऐसी कोई चीज़ें अच्छा, हैं? ये कुछ जनरल सी चीज़ें हैं कि नमक नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, ये तो आप प्रिकॉशंस लेंगे, ये कंफर्म, ये तो कंफर्म है। लेकिन एक चीज़ समझें कि हमारा जो दिल है ना, एक प्रेशर से जब धड़कता है तो खून की नालियों को अल्लाह पाक ने बनाया होता है फ्लेक्सिबल, नरम, ताकि वो खून प्रेशर से आए तो वो नालियाँ एक्सपैंड हों, फिर वापस रिलैक्स हों। इस तरह वो नालियाँ हरकत में रहती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन होता ये है कि हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी मैग्नीशियम इनटेक नहीं होती, हम खुराक में मैग्नीशियम कम से कम ले रहे होते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम तो स्लीप के लिए भी ली जाती है ना? ज़्यादातर मैग्नीशियम स्लीप के लिए ली जाती है, बोन्स की हेल्थ के लिए ली जाती है, आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए ली जाती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैग्नीशियम का क्या काम होता है कि आपके जो पट्टे रिलैक्स हो रहे हैं ना, उस रिलैक्सेशन को सपोर्ट देना। अच्छा, हम क्या करते हैं कि कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। अगर हम खानों में पूछे तो मैग्नीशियम कौन कौन सी सारी चीज़ों में हमें? आपको हर हरे पत्ते वाली सब्जियों में से मैग्नीशियम मिल जाता है। ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, सलाद, साग हो गया, खीरा खीरा हो गया, ठीक है, शिमला मिर्च हो गई, हरी हर तरीके, सब पत्ते सिर्फ पत्तों में आपको मिल जाती है। इसके अलावा नट्स में आपको मिल जाती है, अच्छा। बादाम में मिल जाती है। सबसे जो बेस्ट इसका सोर्स है मैग्नीशियम का नेचुरल, वो है पंपकिन सीड्स। वाह, कद्दू के जो बीज हैं, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि आप 2 चम्मच कद्दू के बीज रोज़ाना थोड़े थोड़े करके सारे दिन में खाते रहें। वाह, फौरी तौर पे इसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज फ़ायदे होते हैं। और अगर कोई विटामिन्स में लेना चाहता है इस तरह से मैग्नीशियम की कोई कैप्सूल्स तो ले सकता है? सप्लीमेंट जो होता है, सप्लीमेंट को कहते हैं इन एडिशन टू फूड। हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ की कमी पूरी करने के लिए चाहिए ये कि हम नेचुरली खुराक से उसको लेने की कोशिश करें। खुराक को फॉलो करने के बावजूद अगर कमी रहती है तो फिर हम सप्लीमेंट की तरफ जाएं। हम क्या करते हैं, डाइटरी सोर्स लेते नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सप्लीमेंट तो नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने तो खुराक बनाई है। खुराक बनाई है। तो अगर तो हम खुराक खाएंगे फिर भी कमी रहती है तो फिर सप्लीमेंट लें। अगर हम खुराक ही नहीं खाते, डायरेक्ट सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे तो वो सिंथेटिक है, वो कोई कुदरती चीज़ तो नहीं है, सिंथेटिक है। मैग्नीशियम के लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट है, डाइट के साथ आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट आप कोई भी ले सकते हैं, बाहर से मंगा लें, लोकल मार्केट्स में मिल जाता है। तो ये सप्लीमेंट रोज़ाना रात के टाइम आप ले सकते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैग्नीशियम वैसे स्लीप साइकिल को भी ठीक करता है। किसी की बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी है तो उनकी नींद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, सपाट ऐसे जाग रहे होते हैं, सत्ता लगाए बैठे होते हैं, तो वो इस वजह से भी होता है ना? इस वजह से भी होता है, उनको मैग्नीशियम की जो है ना उनके अंदर कमी होती है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसकी पहचान भी यही है, जिनको नींद नहीं आती उनके अंदर मैग्नीशियम लॉस है। और जिन लोगों को कड़ाल पड़ते हैं, होता है ना, रात को सोए एकदम से क्रैम्प आ गए, फौरन खड़ा होना पड़ता है, बैठे बैठे एकदम से क्रैम्प आ गए, हाथ खिंच जाते हैं अचानक से, या पाँव खिंच जाता है, इनको भी मैग्नीशियम की कमी होती है। ओके सर, एक और एक्सरसाइज जो रह गई है वो प्लीज आइएगा। अच्छा, 2 एक्सरसाइज रह गई। हाँ। सबसे पहले तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने अपने किसी भी सोफा के ऊपर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने बाजू को ऐसे पीछे रखना है। अब ये थोड़ा सा आगे आ जाना सोफे से। अब इस पोजीशन पे आपने आके पाँव थोड़े से खुले रखने हैं, अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह। इस पोजीशन पे 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे। हाथों की जो डायरेक्शन है ना, ये पीछे की जानिब होनी चाहिए ऐसे। अब इससे हो ये रहा है कि एक तो मेरे चेस्ट के मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है, हिप के मसल मजबूत हो रहे हैं, थाई के मसल मजबूत हो रहे हैं, और इसमें मेन की है कि आपने होल्ड रखना है और सांस नाक से लेते रहना है। खवातीन के लिए वर्जिश बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों की उम्र खसूसन 40 साल से ऊपर है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाते हैं, खांसते चींकते पेशाब निकलता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए। इसके अलावा मर्दों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने इस पोजीशन पे गहरे गहरे सांस लेते रहना है और 10 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर वापस आना है। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मोस्टली इस तरह के ये मसले क्यों जाते हैं, मर्दों को नहीं होते? ये मर्दों को भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेल्विक फ्लोर की वीकनेस है, क्योंकि पहले ज़माने में ख़वातीन ज़्यादातर ज़मीन पे बैठ के काम करती थी। खाना बनता ज़मीन पे बैठ के था, खाना खाते ज़मीन पे बैठ के थे, नमाज में आटा गूंदना, उसके बाद बाथरूम में नीचे बैठना। अब हर चीज़ उल्ट हो गई। हमने मॉडर्नाइजेशन इस तरह किया कि हम वेस्टर्न लोगों से इस तरह इंस्पायर हो गए हैं, बाथरूम हम ज़मीन पे करना वो समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो गया, नीचे नहीं बैठना। इसके अलावा खाना हम ऊपर बैठ के खाते हैं, खाना ऊपर बैठ के बनता है, पोचे ऊपर बैठ के लगते हैं, खड़े होकर लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स इस्तेमाल नहीं होते।
इस वजह से फिर ख़वातीन में पेल्विक फ्लोर की वीकनेस आती है, जो कि स्पेसिफिकली इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे तरीके से तो मैनेज सर हो जो लोग घर में झाड़ू, बैठ के तपड़ी, अगर इस तरह की एक्सरसाइजेज मैं कहूँगी अगर कर रहे हैं तो फिर उनको इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे? उनको बहुत कम चांसेस हैं इस तरह के इशू होने के, रिस्क फैक्टर कम से कम होता चला जाता है। सही बात है। अच्छा, और दूसरी एक्सरसाइज जो रह गई आखिरी लास्ट? अच्छा, इसके बाद ना जो एक्सरसाइज है वो ज़मीन पे हम आराम से कर सकते हैं। इस पोजीशन पे आपने आ जाना है ऐसे, इस पोजीशन पे। ये आप अपने बेड पे कर सकते हैं, रात सोने लगे कर सकते हैं, सुबह उठते हुए कर सकते हैं। ठीक है। इस पोजीशन में आ जाना है। अब ये मेरी राइट लेग है, आपने राइट लेग को ऐसे स्ट्रेट करना है और लेफ्ट बाजू को ऐसे सीधा करना है इधर। अच्छा, 10 सेकंड तक रोक के रखना है। ठीक है। अब जिन लोगों का बैलेंस खराब है, इकट्ठे नहीं रोक सकते, वो सिंगल सिंगल करके कर लें, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, फिर वो इस तरह रोक सकेंगे। सर स्ट्रेस कहाँ पे पड़ रहा है आपको? इसमें बैक पे? आपकी पूरी मसल्स गर्दन से लेके पांव तक के मसल्स में अकड़ाव आ रहा है। ओके। चेहरा सीधा नहीं होना चाहिए, चेहरा इधर होना चाहिए। ओके। इस पोजीशन पे रोकर, टांग ऊपर नहीं होनी चाहिए, टांग नीचे होनी चाहिए, जमीन के साथ टच ना हो रही हो। इस अच्छा। position में। इसको बर्ड डॉग कहते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है। 10 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर दूसरी तरफ करना है। सर सांस उसी तरह आप सिस्टम सांस मेन सारी ब्लड प्रेशर के लिए एक्सरसाइज के अंदर फॉर्मूला आपका ब्रीदिंग का ही है। इस तरह आपने दोनों साइड्स पे करना है और 10 मरतबा इस एक्सरसाइज को करना है। और सर इससे क्या हो रहा है अब? इससे आपके एक तो स्पाइन के मसल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, साथ ही साथ जब हम आइसोमेट्रिक होल्ड करते हैं ना, यानी कि किसी भी पोजीशन को रोक के रखते हैं, जिससे हमने स्क्वाट को रोक के रखा था, हिप को रोक के रखा है, ये नीचे जब रोक के रखते हैं तब हमारे जो ब्लड प्रेशर है सबसे बेहतरीन अंदाज से कमी की तरफ आता है। इस एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक कहते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान आज हमारे साथ थे, इन्होंने हमें इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज बताई हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। हम ब्लड प्रेशर जैसी कुछ हो जाए तो हम दवाइयों पर लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बस उसी के हाथों जो है ना धो बैठते हैं, और या फिर मोहताज हो जाते हैं कि गोली खाएंगे तो हम ठीक होंगे, हम कुछ कर सकेंगे। बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो गोली का आपका साथ बन जाता है। ठीक है, मियाँ बीवी का साथ बंदे ना बंदे, गोली का आपका साथ बन जाता है। अगर आप ये वाली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी रहेगा, और उसके बाद फिर आप अपनी गोली को छोड़ भी सकते हैं। खुद आप अपनी चीज़ों को जो है ना मेजर कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी अगर ब्लड प्रेशर आपके हाथ में कंट्रोल्ड है तो देन आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और उससे पहले मैं कहूँगी कि अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेज रखें, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्टिविटी करें। जो औरतें भी हैं, ख़ासतौर पे झाड़ू तपड़ी जो हम सिर्फ अपने घर के स्टाफ से धुलवाते हैं, अगर हम खुद भी देना शुरू कर दें, अगर हम गाड़ी जो है सिर्फ अपने ड्राइवर भाई से धुलवाते हैं और ख़ुद नहीं धोते, तो मर्द हज़रात घर में थोड़ी सी गाड़ियाँ धोना शुरू कर दें, गलियाँ साफ़ करना शुरू कर दें, गली धोना शुरू कर दें, पौधों को पानी लगाना शुरू कर दें। ठीक है, इस तरीके के थोड़े वैसे घर में गाड़ी धोना मना है, किसी जगह पे जाके, जो भी जगह पे हमें बोला गया वहाँ पे किसी स्टेशन पे जाके धो लें, मगर करें कोई ऐसे काम करें जिससे आपकी एक्टिविटी लाइफ में रहे, वरना फिर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे। और ये आप खुद चूज़ करेंगे कि आपका साथ आपकी सारी ज़िंदगी जो है ब्लड प्रेशर साथ दे, और कोई साथ ना दे, कोई इंसान साथ ना दे, ब्लड प्रेशर आपका साथ दे। एनीवे, आपसे मिलते हैं कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।